जब सरकार सुनना बंद कर देती है तो आवाज़ उठती है। जब आवाज़ दबाई जाती है तो क्रांति जन्म लेती है। सोचो, अगर आपके स्कूल में इलेक्शन हो, मॉनिटर बनने के लिए 3 कैंडिडेट हैं। हर कोई कुछ ना कुछ प्रॉमिसेस कर रहा है आपसे। कोई कहता है कि फ्री पीरियड्स लगा देंगे, बेटर बेंचेस, एसी क्लासरूम, और आपका वोट करना है। मतलब पावर आपके हाथ में है। बस इसी तरीके से डेमोक्रेसी भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पावर के लिए कंपटीशन होता है। जब लोग सरकार की गलतियों के खिलाफ खड़े होते हैं, बिना किसी पार्टी के, सिर्फ सच और इंसाफ के लिए, उसे हम कहते हैं मास मूवमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान, ए शिजिन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर चैनल मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। जैसा नाम है चैनल का वैसा ही काम है। अगर आप भी है बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश मीडियम, ये चैनल आपके लिए है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो फटाफट से प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए और इससे पहले की चैप्टर्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक चेकआउट कर सकते हैं। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स के लिए। तो चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 के बाद हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 3। ओके, चैप्टर का नाम हम लोग SCERT को फॉलो कर रहे हैं, जो कम्प्लीटली बिहार बोर्ड जिसको फॉलो करता है उसी को फॉलो करेंगे। साथ साथ पढ़ते चलेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इस चीज़ में कवर अप करते चलेंगे। थोड़ा सा कहानी टाइप का सुनना पड़ेगा, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये सुन लोगे तो कम मेहनत में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा, मेरा फुल गारंटी है। ठीक है, ओके। तो कंपटीशन एंड कंटेस्टेशन इन डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 3 आपकी ज्योग्राफी SCERT का ये चैप्टर है। ठीक है, आ जाते हैं इसमें चीज़ों को समझना है, जहाँ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फटाक से बता देंगे। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर PDF जब मिल जाएगा तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है डेमोक्रेसी हैज़ डेवलप थ्रू मास स्ट्रगल। देखो, डेमोक्रेसी कैसे मिला हम लोग को? मास स्ट्रगल से मिला है। देखो, जब डेमोक्रेसी में पावर के लिए स्ट्रगल होता है, जब लोग पावर में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपटीशन। ठीक है, ओके। मास स्ट्रगल किसको बोलेंगे? सम टाइम पीपल डिसाइडेड टू यूनाइट द डिमांड विदाउट फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ टाइम पीपल जो डिसाइड करते हैं यूनाइट, एक होने का, बिना किसी अपना कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड नहीं करते हुए। ठीक है, सच ग्रुप कॉल्ड मास स्ट्रगल, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे? मास स्ट्रगल या फिर मास मूवमेंट बोलेंगे। ठीक है, ओके। जैसे इन डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड एजेंटिंग ग्रुप पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टीज होता है, प्रेशर ग्रुप्स होता है, ये सब प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। ये सब क्या डालते हैं? प्रेशर डालते हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट पे, ताकि वो क्या कर सके? काम कर सके। इन सिंपल वर्ड, डेमोक्रेसी हम लोग को कोई ऐसे ही पैकेट में 5 रुपए का चिप्स मिला नहीं है। इसके लिए लोग जमा होते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल, फाइट फॉर प्रोटेस्ट, सब चीज़ करने के बाद क्या मिलता है? डेमोक्रेसी। मास स्ट्रगल के बाद में मिलता है। आगे चीज़ है मास स्ट्रगल, यहाँ से समझते हैं। मास स्ट्रगल इज रेफर टू द कलेक्टिव एफर्ट ऑफ एंड एक्शन ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, often from a different section of the society, to achieve common goal such as political, economical and social rights. It typically involve protest, demonstration and strike. Mass struggle डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। मास स्ट्रगल से क्या समझते हैं? मास स्ट्रगल रेफर करता है कलेक्टिव एफर्ट, मतलब जितने भी लोग हैं, जितने भी समुदाय, जितने भी ग्रुप्स के लोग हैं, कलेक्टिवली एफर्ट लगाते हैं, एक्शन करते हैं, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। किसके लिए? अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ से आते हैं, एक कॉमन गोल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके स्कूल में कुछ चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ट्रिप में जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई ऐसा चीज़ करवाना है, इवेंट करवाना है, लेकिन वो स्कूल के मैनेजमेंट नहीं मान रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? ग्रुप लेके बोलोगे आओ बाहर मिलते हैं? नहीं ना। आप लोग क्या करोगे? अच्छे बच्चे होगे तो 5-6 लोग जाओगे, अच्छे से सर को समझाओगे, है ना। और नहीं किया तो भाई सब सारा बच्चा को उठा के लाके ऑफिस के सामने, तब अपने आप करेगा। तो एक तरीके का एक कॉमन गोल के लेकर के सभी ग्रुप, देखो ऐसा क्लास में भी अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं। कोई उस दोस्त का है गैंग, कोई इस दोस्त का है गैंग, अलग अलग है ना, अलग अलग। उसी तरीके से
हमारी कंट्री कितना डाइवर्स है, इतने सारे सोसाइटी है, इतने सारे ग्रुप्स हैं, तो सभी मिलकर के कोई एक कॉमन गोल का, जैसे पॉलिटिकल के लिए, कोई इकोनॉमिकल के लिए, सोशल राइट्स के लिए करे, प्रोटेस्ट करे, डेमोन्स्ट्रेशन करे, स्ट्राइक करे, उसको हम लोग बोलेंगे मास स्ट्रगल। ठीक है, क्लियर है? ओके। रोल्स ऑफ मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी, 5 नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, ये 2 नंबर में कभी 2-2 पॉइंट्स ही पूछ ले। तो क्या रोल होता है मास स्ट्रगल का डेमोक्रेसी में? बहुत सिंपल सा है, तुम खुद सोचो। अगर तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे किसी भी चीज़ के खिलाफ अन्याय होगा, तुम प्रोटेस्ट करोगे, है ना? तो मास स्ट्रगल जो है एक प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म जहाँ पीपल एक्सप्रेस कर पाते हैं अपना डिमांड को। ठीक है, जो भी उसको चाहिए, ठीक है, जो भी चीज़ है अपना वॉइस को पहुँचाने के लिए गवर्नमेंट तक, इसलिए प्लेटफॉर्म देता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी होता है आजकल तो ज़माना है सोशल मीडिया का, कुछ भी होता है पोस्ट कर देता है, ठीक है, उस हिसाब से आवाज़ तो उठता है ना। तो एक प्लेटफॉर्म देता है कौन? मास स्ट्रगल। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। दूसरा, बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट अनजस्टिस पॉलिसीज करप्शन मास मूवमेंट होल्ड लीडर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शन। प्रोटेस्ट के द्वारा अनजस्टिस लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट जो करते हैं, करप्शन के खिलाफ या कोई भी अलग अलग रूल्स वगैरह आ जाते हैं जो खिलाफ हो, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो, बहुत सारे तरीके के लॉज वगैरह पास हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसान आंदोलन हुआ, बहुत सारे आपने देखा होगा रिसेंटली, अगर आप न्यूज़ वगैरह देख रहे होंगे तो वक्फ बिल, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ओके। इसके खिलाफ क्या होता है? मास मूवमेंट होता है, उसमें लीडर्स को अकाउंटेबल ठहराया जाता है उसके एक्शन पे। ठीक है, ओके। दे इनकरेज सिटीजन टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, ये जो मास स्ट्रगल है ये इनकरेज करता है सब सिटीजन को वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे पॉलिटिकल प्रोसेस में। ठीक है, बियॉन्ड जस्ट वोटिंग, इनहेंसिंग डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट। मास स्ट्रगल कैन compel government to introduce reform amendment laws addresses pressure issues that may otherwise बी निगलेक्टेड। मास स्ट्रगल क्या करता है? ये गवर्नमेंट को रिफॉर्म लाने में, अमेंडमेंट लॉज बनाने में, एड्रेसेस में, ये सारे इश्यूज में काम करने के लिए कहता है। अगर ये निगलेक्ट करे तो जनता इसको भी क्या कर देगा? निगलेक्ट कर देगा, या जो चीज़ निगलेक्ट किया जाता है उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? डिमांड करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, अब थोड़े से चीज़ें यहाँ से दो दो क्वेश्चन बनेंगे। मास स्ट्रगल से क्या समझते हैं, क्या रोल रहता है मास स्ट्रगल डेमोक्रेसी में? ठीक है, प्रोवाइड प्लेटफॉर्म देता है वॉइस पहुंचाने के लिए, अनजस्टिस लॉस के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, ये सारी चीज़ें इनकरेज करता है एक्टिव सिटीजन को कि पार्टिसिपेट करे, ये सब चीज़ें में। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? हम लोग के मम्मी पापा को सब कुछ मालूम है कि 15 अगस्त 1947 में क्या हुआ था? इंडिपेंडेंस हम लोग को मिला था। फिर हम लोग 26 जनवरी रिपब्लिक, ठीक है, ये भी हम लोग को मालूम है। तो देखो, इंडिया हैज़ वर्क टुवर्ड डीपली डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया वर्क करा है बहुत पहले से डेमोक्रेसी में। मास मूवमेंट इन द 19th सेंचुरी क्रिएटेड पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, मास मूवमेंट 1970 में क्रिएटेड किया गया था क्योंकि पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, एंड रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल रूल, जो भी कॉलोनियल रूल था उसके खिलाफ लड़ने के लिए स्टार्ट किया गया था। लेइंग फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, और ये क्या डाला? एक डेमोक्रेटिक सिस्टम का फाउंडेशन डाला। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे सत्याग्रह किए, ये सारे क्या मास मूवमेंट ही है ना, इसके बारे में आप लोग चीज़ों को पढ़ोगे। ठीक है, आ जाइए इंडिया और नेशनलिज्म इन इंडिया के चैप्टर में। These movement educate people about their rights, power and responsibilities in the democratic आपका नेशन। जब भी ये प्रोटेस्ट होता है तो आप उसके खिलाफ जाते हो, तो आपको ये पता होता है कि हाँ भाई हम लोग किस चीज़ के खिलाफ कर रहे हो, है ना? क्या राइट्स है हमारा, है ना? जब तक राइट्स पता नहीं चलेगा तब तक पता चलेगा कि हाँ इसके पे प्रोटेस्ट करना है या नहीं, या फिर ऐसे बस झंडा लेके चल दिया, हाँ पूछ रहे क्या है, आप बता रहे हैं क्या है। ठीक है, पावर के बारे में आपको जानने मिलता है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में हम लोग को पता चलता है। अगर उसके खिलाफ जा रही है गवर्नमेंट तो हम लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। ठीक है, तो पीसफुल तरीके से, है ना? ओके, द इमरजेंसी ऑफ 1975। Indira Gandhi is the Prime Minister during 1970 and won 1971 general election। बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। बात है 1975, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी अर्ली 1970। उन्होंने 1971 जनरल इलेक्शन जीता था। ठीक है, सी बिकम डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिक्स, वो एक क्या थी? डोमिनेंट इंडियन पॉलिटिक्स थी। बट देयर हर एक्शन राइज क्वेश्चन अबाउट डेमोक्रेसी, लेकिन उसका जो एक्शन था वो डेमोक्रेसी पे सवाल पूछता था। ठीक है, क्वेश्चन रखता था। ठीक है, शी ट्राई टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो ट्राई कर रही थी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने का, किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का।
अगर कोई खिलाफ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का तो क्या प्रोटेस्ट होता है? आज भी हुआ, कुछ दिन पहले भी हुआ, कुछ साल पहले भी हुआ, है ना? जब भी कोई चीज़ आता है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो उसमें प्रोटेस्ट होता है, विच अलार्म मैनी पीपल। ये क्या अलार्म दिया बहुत सारे पीपल को? टू सप्रेस अपोजिशन एंड मेंटेन कंट्रोल सी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी 1975। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अपोजिशन को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया? इमरजेंसी 1975, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इमरजेंसी कब हुआ? 1975 को हुआ। कौन प्राइम मिनिस्टर थी? इंदिरा गांधी। कौन सा सरकार था? कांग्रेस सरकार था। ठीक है, ओके। अब चीज़ों को चलते हैं धीरे धीरे आगे। इससे क्या हुआ? इमरजेंसी में क्या क्या इफेक्ट हुआ? देखो, सिविल जो सिविल लिबर्टीज़ को सस्पेंड कर दिया गया, मीडिया हो गया, जो भी सेंसरशिप हो गया उसको इम्पोज कर दिया गया, अपोजिशन लीडर्स को जेल भेज दिया गया। ठीक है, इससे क्या हो गया? डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया? कमज़ोर हो गया। ठीक है, आज भी होते हैं, है ना? जो ज़्यादा बोलने की कोशिश करता है, सच का बोलने की कोशिश करता है, उसका कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। ठीक है, ओके। चलिए, रोल ऑफ मास मूवमेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी। क्या रोल रहा मास मूवमेंट का ड्यूरिंग इमरजेंसी? ठीक है, आ जाते हैं। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन। ये एक एंटी डेमोक्रेटिक एक्शन था इंदिरा गांधी का, वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज कर रही थी, इसलिए पीपल क्या प्रोटेस्ट करेगा? बिल्कुल किया। वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ग्रुप यूनाइटेड टू अपोज गवर्नमेंट। जितने भी सोशल पॉलिटिकल ग्रुप्स थे वो यूनाइट हो गए। ठीक है, गठबंधन बना लिया। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में, है ना, आप भी देखते होंगे कि जब इलेक्शन के टाइम आता है तो कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, फिर बाद बाकी सब मिलजुल के एक हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं? उसके खिलाफ एक साथ लड़ते हैं। उसी तरीके से वहाँ पे बहुत सारे वेरियस पॉलिटिकल ग्रुप, सोशल ग्रुप यूनाइट हुए अपोज के, किसके? गवर्नमेंट के। द जनता पार्टी मूवमेंट इंगेज फ्रॉम दिस मास रेसिस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1977 जनरल इलेक्शन हुआ। इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस, इंदिरा गांधी यानी कांग्रेस का हो गया अपना लॉस्ट, हार गया। क्यों? क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर चेंज करने जा रही थी। ठीक है, चेंजेस लाना चाह रही थी, और जनता नहीं चाहेगा कि भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों चेंज करना, है ना? 1977 में जनरल इलेक्शन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब इलेक्शन हुआ? जनरल इलेक्शन 1977 को हुआ। फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया। कब? 1977। कौन आया? जनता दल, या जनता पार्टी, जिसको आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। मास स्ट्रगल एक बहुत पावरफुल रहा, रोल अदा किया रीस्टोरिंग डेमोक्रेसी। अगर ये नहीं करता तो हो सकता है डेमोक्रेसी खतरे में था, है ना, क्योंकि डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा रहा था। ठीक है, ओके। और कुछ चीज़ें, हाँ देखो, एक तो याद रखना 1975 बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी या प्राइम मिनिस्टर थे, 1970 की बात है। ठीक है, 1971 को जनरल इलेक्शन हुआ था, वो डोमिनेंट पावर हुई थी। ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट है मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी में? ये चेक करता है गवर्नमेंट को, पावर को। बस चीज़ों को बस समझते चलो, जहाँ जो चीज़ें बता देंगे। ये चेक करता है गवर्नमेंट पावर को। ठीक है, ओके। इनकरेज करता है पब्लिक पार्टिसिपेशन को, इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी को, एंड करता है कंसेंसस बेस्ड डिसीजन, और गिव राइज टू पॉलिटिकल अवेयरनेस। ठीक है, ओके। प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ठीक है, ओके। और फॉर्म्स न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स, और स्ट्रेंथ बनाता है इंस्टीट्यूशन का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का। तो ये सारे इंपॉर्टेंस है मास स्ट्रगल इन डेमोक्रेसी। ठीक है, ओके। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा आएंगे। स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार 1974 इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आ जाओ। आफ्टर 1971 इलेक्शन, 1971 इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस आ गया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी पावर में आई। उन्होंने स्लोगन दिया गरीबी हटाओ, यानी रिमूव पॉवर्टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गरीबी हटाओ किसने स्लोगन दिया था? तो कांग्रेस सरकार ने दी थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, ओके। 1971 वाला इलेक्शन में इन्होंने तो दिया था। ठीक है, देखे, जैसे फॉर एग्जांपल आज भी बहुत लोग बोलते हैं ये दे देंगे, वो दे देंगे, फिर भूल जाते हैं, है ना? तो उसी तरीके से इन्होंने ये दिया था कि गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी, बट लेकिन वो नहीं हो पाया था। ठीक है, ओके। हाउ वर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया कंटिन्यू हो चीज़ें समझते हैं क्या हुआ था, क्यों इशू क्या हुआ था? इनफ्लो ऑफ रिफ्यूजर्स फ्रॉम बांग्लादेश अफेक्टेड रिसोर्सेज, ऑयल क्राइसिस हो गया था इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, मानसून फेलियर हो गया था, जिससे एग्रीकल्चर पूरा डिस्टर्ब हो गया था। अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फॉर्मेशन, करप्शन, स्कैसिटी ऑफ फूड की कमी, बहुत सारी चीज़ें कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड चल ही रहा था। ठीक है, ओके। ये सारी चीज़ें हुआ। उसके बाद
एक चिंगारी जला, वो हमारे कहाँ से, बिहार से। बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। देखो, बिहार स्टूडेंट प्रोटेस्ट इन मार्च 1974, स्टूडेंट ऑफ बिहार स्टार्टेड रिवोल्टिंग अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। द मूवमेंट गेन popularity due to the growing dissatisfaction. Student invite Jayaprakash Narayan, short में JP, who lead the movement. JP accept the invitation but ensured movement would not be non-violent, not limited to Bihar. देखो, मार्च 1974 की बात है कि बिहार के स्टूडेंट क्या कि स्टेट गवर्नमेंट के बाद रिवोल्ट करती है। और बात ये है कि जो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो उसमें ये पॉपुलैरिटी इसलिए हासिल किया क्योंकि एक लीडर को बुलाया गया जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एक पावरफुल लीडर या कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ को बुला लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी का प्रोग्राम फंक्शन होता था कि क्या वो पॉपुलर हो, तो उसी तरीके से ये मूवमेंट गेन पॉपुलैरिटी का हुआ किसके कारण से हुआ, जयप्रकाश नारायण को इनवाइट किया गया, वो आए, एक्सेप्ट किए। उन्होंने ये बोला कि ये मूवमेंट नॉन वायलेंस रहेगा, भाई लड़ा झगड़ा नहीं करना है, लेकिन ये चीज़ें सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, नॉट लिमिटेड टू बिहार। ठीक है, ओके। ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मूवमेंट, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था जयप्रकाश नारायण का, उन्होंने एक स्लोगन दिया था, टोटल रेवोल्यूशन, संपूर्ण क्रांति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लोगन, किसने दिया, टोटल रेवोल्यूशन किसने दिया, एक क्वेश्चन बिहार में हर बार पूछते हैं, या फिर संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। स्टूडेंट मूवमेंट लीड कौन किया, जयप्रकाश नारायण। ये टोटल रेवोल्यूशन कौन लीड किया, जयप्रकाश नारायण। इस टाइप से क्वेश्चन हर बार आपसे पूछा जाएगा। उन्होंने क्या कि उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था, फटाफट से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सोशल लाइफ, इकोनॉमिक पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन बिहार, और रिटर्न टू ट्रू डेमोक्रेसी फ्री फ्रॉम करप्शन एंड डिक्टेटरशिप। यानी ये चाह रहे थे कि भाई साहब ये जो मूवमेंट हो, ये जो प्रोटेस्ट हो, सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहे बल्कि पूरा इंडिया तक फैले, ताकि जो अभी ये गवर्नमेंट कर रही है, चेंजेस कर रही है, इसको हम लोग खुद चेंज कर दें। क्या इम्पैक्ट पड़ा इसमें, देखो, नेशनल इम्पैक्ट एंड इमरजेंसी डिक्लेरेशन। द मूवमेंट क्विकली स्प्रेड बियॉन्ड बिहार, रेलवेज वर्कर्स, फार्मर्स एंड लेबर्स ज्वाइन। ये जब वो ज्वाइन किए तो ये क्विकली फैल गया पूरा का पूरा बियॉन्ड द बिहार। फिर रेलवे वर्कर्स हुए, फार्मर्स हुए, लेबर्स हुए, सबको ही ज्वाइन किया। इन 1975, जून 1975, एक मैसिव रैली रखा रामलीला मैदान, कहाँ पे, दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पे रखा था, इंपॉर्टेंट है, 1975 मैसिव रैली रखा रामलीला मैदान दिल्ली में। उन्होंने ये डिमांड रखा कि भाई अब आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए इंदिरा गांधी को। ठीक है, नॉन कॉपरेशन ऑफ पुलिस, नॉन कॉपरेशन ऑफ पुलिस एंड मिलिट्री विद द गवर्नमेंट। ठीक है, ओके, इस बात को याद रखना। ठीक, कोई कॉपरेट नहीं होगा पुलिस से, मिलिट्री से, आप सिंपल सा क्या कर दीजिए, रिज़ाइन कर दीजिए, गद्दी छोड़ दीजिए। इसके रिस्पॉन्स में भाई साहब आप किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिएगा, वो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, वो तो कुछ को ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। हाँ जी, उन्होंने क्या रिस्पॉन्स किया, जितने भी, इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड इमरजेंसी 25 जून 1975, जेपी एंड मैनी अपोजिशन लीडर वर अरेस्टेड। उसके रिस्पॉन्स में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी 25 जून 1975 को डिक्लेयर किया। जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं, ठीक है, और जेपी को भी जोड़ करके क्या जयप्रकाश नारायण को ऐड करके सबको जेल में डाल दिया गया। अभी भी डाल दिया जाता है ना। ठीक, ओके, बट इमरजेंसी नहीं लगा, ये बोलोगे ना, हाँ जी, ओके। उन्होंने एक लॉ पास किया कि न्यू वर्क नज़रबंदी लॉ का इस्तेमाल करके नो लीगल चैलेंजेस अलाउड, कोई भी लीगल चैलेंजेस अलाउड नहीं होगा। ये आप नेशनलिज्म इन इंडिया में अगले स्टेट्स को देखोगे तो पंजाब में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। ठीक है, ताकि एक जगह एक दूसरे लोग आपस में मिलिंग ना हो, गैदरिंग ना हो, मीटिंग ना हो, ताकि अंग्रेज के खिलाफ कोई खिचड़ी ही ना पके, प्लानिंग ही ना बने। इसीलिए सबको ये लॉ लगा दिया गया था, बिना पूछे सबको जेल में डाल दो, जो भी कुछ बोले जेल में डाल दो। तो ये वही वाला चीज़ है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ का समझ सकते हैं, इसी तरीके से हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, मिसयूज़ हुआ पावर। ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट सस्पेंड हो गया, मीडिया को सेंसर दबा दिया गया, अपोजिशन को भी
फॉल्स अरेस्टेड कर दिया गया, उसको दबा दिया गया, सिटीजन का हाथ से अपना तो राइट्स चला गया, ठीक है, ओके। इट शो हाउ डेमोक्रेसी कुड बी वीकन फ्रॉम द विद इन अ पावर मिसयूज। इसलिए ये शो करता है अगर आप पावर का मिसयूज करोगे तो क्या होगा, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन रिटर्न कब हुआ, रिटर्न टू डेमोक्रेसी, वापस हम लोग डेमोक्रेटिक कब में आए, 1977 में जनरल इलेक्शन हुआ। तो याद रखना जनरल इलेक्शन 1977 में 18 मंथ बाद इमरजेंसी के, याद रखना कब, जनवरी 1977 ऑल पॉलिटिकल पार्टी रिलीज फ्रॉम जेल, ठीक है, क्योंकि जनता पार्टी आ गया था, है ना। अपोजिशन पार्टी कम टुगेदर, जनता पार्टी बना, जितने भी अपोजिशन थे सबने मिलकर के एक पार्टी बनाया, क्या नाम था, जनता पार्टी। इस बात को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। 1977 में उन्होंने एक जनरल इलेक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें उन्होंने 330 वोट सीट अपने नाम किया आउट ऑफ 542। यहाँ पे इंदिरा गांधी जो रायबरेली से लड़ रही थी, संजय गांधी जो अमेठी से लड़ रहे थे, वो हार गए। और एक हिस्टोरिकल रिजेक्शन रहा डिक्टेटरशिप बाय द पीपल, लोगों ने उनको क्या कर दिया, रिजेक्शन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। इसीलिए आज कोई ना कोई पावर में आए, उसको कल ना कल तो जाना ही है ना, ओके। गलत करेगा तो जाएगा। क्या समझे इस मोमेंट से, कि ये शो करता है कि, क्या शो करता है ये मोमेंट आप लोग को, कि शो द पीपल हैव यूनाइट पावर इन डेमोक्रेसी। अगर एक हित में रहे, एक मिलजुल के रहे, तो हम लोग कुछ भी सही कर सकते हैं, चाहे वो सरकार क्यों नहीं। और ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुआ, बिहार से शुरू हुआ, ठीक है, ओके। चलिए, मास स्ट्रगल कैन बी फोर्स इवन स्ट्रॉन्गेस्ट लीडरशिप टू डाउन स्टेप, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाए, उसको ज़मीन तक ला ही सकते हैं, क्योंकि पावर तो जनता के हाथ में ही होता है ना, ओके। मास मूवमेंट ये डिफेंड करता है डेमोक्रेसी को, स्पेशली ड्यूरिंग क्राइसिस के दौरान, ठीक है, ओके। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट वर द मेन रीजन ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ बिहार, आखिर बिहार में क्या दिक्कत था, इन 1974 जयप्रकाश नारायण आए, ठीक है, एक मास स्ट्रगल के पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, उन्होंने किसी डिससेटिस्फेक्शन, स्टूडेंट डिससेटिस्फेक्शन थे, किस कारण से, अलग अलग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल इश्यूज़ के कारण से। और क्या क्या रीज़न था, यहाँ 2-3 मैंने लिख दिया। प्राइसेस, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गए थे, ज़िंदगी जीना दुश्वार हो रहा था कॉमन पीपल लोगों का, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था यूथ पे, स्पेशली एजुकेटेड स्टूडेंट, ठीक है। सुना सुना लग रहा है क्या, ऐसा लगने लगा कुछ हो रहा है ना। चलो, करप्शन इन गवर्नमेंट्स, पुअर एजुकेशन सिस्टम, ये सारे कारण के कारण क्या हुआ था, ये सारे रीज़न के कारण एक ही बात है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था बिहार से, ठीक है, जो ओवरऑल धीरे धीरे पूरा इंडिया में फैला। फिर ये क्या हो गया, उसके बाद इमरजेंसी लगा, फिर फर्स्ट टाइम एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आया। हाँ जी, कुछ रीजनल मूवमेंट एंड डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रोल ऑफ रीजनल मूवमेंट, रीजनल स्ट्रगल एंड आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन डेमोक्रेसी। रीजनल स्ट्रगल और जो आइडेंटिटी बेस्ड डिमांड होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है डेमोक्रेसी में। ये हेल्प करता है, फुलफिल करता है नीड्स को, रीजनल एस्पिरेशन को, ठीक है, ओके। और डेमोक्रेसी को और भी ज़्यादा इंक्लूसिव बनाता है, यानी सबके लिए बराबर बनाता है, ठीक है, और अट्रैक्ट बनाता है अटेंशन टुवर्ड लोकल इश्यूज पे। फॉर एग्जांपल, कुछ कुछ मोमेंट है और ये हर मोमेंट 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, अब जितने भी आएंगे ये भी आपका 2 नंबर का, ये एक एक नंबर के आएंगे, ठीक है, ओके। यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले चिपकू मूवमेंट आपसे 2 नंबर का पूछा जाता है। चिपकू मूवमेंट एक नॉन वायलेंट मूवमेंट है जो विलेजर्स द्वारा लीड किया गया, स्पेशली वुमेन के द्वारा। कहाँ पे, उत्तराखंड, ठीक है, ओके। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश था, लेकिन अभी क्या हो जाएगा, उत्तराखंड, आपके एग्जाम में उत्तराखंड ऑप्शन में रहेगा। ये किसके लिए प्रोटेक्ट किया, फॉरेस्ट को, कटिंग डाउन ऑफ कंस्ट्रक्टर थे, वो क्या कर रहे थे, बेसिकली पेड़ को काट रहे थे, उसके खिलाफ वुमेन लोग आई, ठीक है, और वो पेड़ से चिपक गई, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया चिपको मूवमेंट। इसमें विलेजर्स मेनली वुमेन्स हो गया, ये लोग आए और ये क्या कर ट्री को हग कर लिए टू प्रिवेंट दैम बीइंग फॉल्ड, उसको गिरने से बचा लिए, ठीक है। और ये फॉरेस्ट, क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है, इसलिए क्योंकि वो लाइवलीहुड देता है, जीवन जीने का तरीका प्रोवाइड, उसको वुड प्रोवाइड करता है, खाना, सब सारी चीज़ें प्रिवेंट करता है सॉइल इरोजन, इसीलिए वो लोग पेड़ से चिपक गए कि भाई साहब हम लोग इसको नहीं कटने देंगे। इसी मूवमेंट को बोलते हैं चिपको मूवमेंट, और इसको लीड किया था सुंदरलाल बहुगुणा एंड आपका गौरी देवी, ठीक है, ये दोनों, आई थिंक गौरी देवी होना चाहिए ना शायद,
गावरा या फिर गौरी, ऐसा कुछ था। ठीक है, ठीक है, इसमें देख लीजिएगा वो गावरा या गौरी ऑप्शन में। तो सबसे ज़्यादा नाम इनका ही आएगा, सुंदरलाल बहुगुणा लीड की थी चिपकू मूवमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तराखंड में, इस बात को याद रखना। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ, जिसका नाम ताड़ी विद्रोह, एंटी अल्कोहल मूवमेंट। ये कहाँ पे हुआ था? अलग अलग पार्ट में इंडिया में, लेकिन स्पेशली कहाँ से? आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग 1990s। इन्होंने, इसमें क्या हुआ था बेसिकली, टू बैन द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ लोकल लिक्विड। इसमें क्या हुआ था? सिंपल सा जो बैन कर दिया गया था, इसमें प्रोडक्शन ऑफ सेल एंड लोकल, जो लोकल में दारू मिलता है ना, ठीक है, जो भी चीज़ें मिलता है ताड़ी वगैरह, ठीक है, इसको लोकली जो बनता है उसको क्या कर दिया था? बैन करने के लिए। ठीक है, अल्कोहलिज्म काउजिंग सोशल इशूज। देखो, ये क्या होता था पहले गांव में, वो इजीली मिल जाता था, उसके कारण क्या होता है? अल्कोहल पी के आता था, फिर घर पे मारपीट, तीस दैट बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, है ना। तो एक वायलेंस बढ़ रहा था, पॉवर्टी बढ़ रहा था, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, इसलिए वुमेन ऑर्गेनाइज ये प्रोटेस्ट की। ठीक है, ताकि ये चीज़ें बंद कर सके, इसको बॉयकॉट किया गया। तो यही था आपका ताड़ी विद्रोह आंदोलन, जो 2 नंबर में आएगा, आप ये चीज़ें लिख दीजिएगा। उसके बाद थर्ड में आता है आपका नर्मदा मूवमेंट या नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिस हिसाब से दे दे। ये स्टार्ट हुआ आपका 1980 में। ठीक है, ये क्या बन रहा था? नर्मदा रिवर पे एक डैम बन रहा था, ऑलरेडी ये सारी चीज़ आप लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। किस पे? सरदार सरोवर डैम पे। एक लार्जेस्ट डैम बनेगा, तो बहुत सारे थाउजेंड ऑफ ट्राइबल्स फार्मिंग प्लेसेस को, सारे चीज़ों को हटाना होगा, जंगल को हटाना होगा, इसीलिए इस पे मूवमेंट चला गया कि भाई साहब ये नहीं होना चाहिए। तो कौन लीड की थी? इसका नाम याद रखिएगा, क्या? मेधा पाटेकर इस मूवमेंट को लीड कर रही थी, और एक्टिवली सपोर्ट की थी अरुंधति रॉय उसको साथ में, ताकि स्टॉप कर सके कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। ठीक है, कि डिमांड रिहेबिटेशन फॉर डिस्प्लेस पीपल, और डिमांड ये था कि ठीक है आप बना रहे हैं, तो ये लोग जो अभी निकल निकल के जा रहे हैं, इनको कहाँ रखा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्लम एरिया जाइएगा, खास करके न्यूली आपने कभी देखा होगा न्यूज़ वगैरह में, बहुत सारे जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी रास्ते में रहते हैं, रात को बुलडोजर आता है, तोड़ के चला जाता है। ठीक है, आप तोड़ रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई चीज़ के लिए तोड़ रहे हैं, बट आप उसको तो जगह तो दीजिएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ नहीं रह पाइएगा, तो कहीं तो सेटलमेंट कीजिएगा। तो इसी कारण अब कोई डैम बन रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें कटेंगी, सारी चीज़ें हटेंगे, तो इसीलिए आप उनको कोई जगह दीजिए। इसलिए ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कौन लीड किया? आपका मेधा पाटिकर। किस नर्मदा रिवर पर बनने वाला था? सरदार सरोवर डैम। ठीक है, ओके। चलिए, ये ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे पॉइंट्स पूछेंगे और सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में। फिर आते हैं दलित पैंथर्स। आज तक ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव में आए नहीं, बट ऑब्जेक्टिव में आ जाएंगे। दलित पैंथर्स, एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट की बात करें, ये एक सोशल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट था, जो इमर्ज हुआ था 1970 में, टू प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ दलित, शेड्यूल कास्ट पे जो भी राइट्स थे उसको बचाने के लिए। ठीक है, ओके। स्पेशली कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ओके, इंस्पायर्ड किससे थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो स्ट्रांगली अपोज किए थे कास्ट सिस्टम एंड फाउट फॉर दलित अपलिफ्टमेंट। उन्होंने दलित को ऊंचा, मतलब थोड़ा सा अपर दर्जा दिलाने के लिए, उन्होंने अपलिफ्टमेंट, एक थोड़ा सा समाज में वैल्यू बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बार लड़ाई किया था, मतलब कि लड़ा था। द दलित कम्युनिटी हैड लॉन्ग सफर्ड ह्यूमिलेशन, कास्ट बेस्ड इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी इन इंडियन सोसाइटी। जो डेमोक्रेटिक दलित कम्युनिटी थे, उस बहुत सारी चीज़ों का से सफ़र करना पड़ रहा था, जूझना पड़ रहा था, जैसे कि कास्ट बेस्ड इनजस्टिस हो रहा था कि हाँ भाई तुम इस कास्ट को, ठीक है, तुम्हारा मतलब इसकी अपोजिट वाले कास्ट है, उस पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा था कि वो कास्ट का है, चलो कोई बात नहीं, है ना। इसी तरह अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला, कि तुम उस जात को, तुमको नहीं छुएंगे, तुम यहाँ पे नहीं आ सकते, तुम ये मार्केट यूज़ नहीं कर सकते, ये सामान यूज़ नहीं कर सकते, मेरे बच्चों के साथ नहीं पढ़ सकते, तीसरा ये सारी चीज़ें हो रहा था। इन 1972 एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, जिसका नाम है दलित पैंथर्स, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्पल के लिए। 1970 में दलित पैंथर्स, जो महाराष्ट्र में फाउंड हुआ बाई एजुकेटेड दलित यूथ। जो यूथ थे, यानी जो नौजवान थे एजुकेटेड, उन्होंने एक फाउंडेशन रखा, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम है दलित पैंथर्स। स्पेशली 1972 को, कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, बस ऑब्जेक्टिव के लिए चीज़ें को याद रखिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि किस इंडियन फार्मर यूनियन, बोले तो भारतीय किसान यूनियन। तो क्वेश्चन हर यहाँ 2 या 1 क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि इसका लीडर कौन है। तो लीडर आपका जयप्रकाश महेंद्र सिंह टिकैत है। जयप्रकाश नारायण बोल रहा हूँ, देख ना, देख लो, इसका नाम क्या? महेंद्र सिंह टिकैत। ये क्या थे? प्रमुख थे। ये सब नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल पढ़ेंगे, क्यों टेंशन कर रहे हो? देखो,
थोड़ा सा बैकग्राउंड को साथ लेके चलते हैं। 1980s की बात है। Indian economics saw liberalization policies which affected farmer negatively. Early, due to the Green Revolution, farmers from Punjab, Haryana, and Western UP benefited to produce wheat and sugarcane cash crop. But soon, market fluctuation, low prices, government policies created a crisis for farmers. स्टार्ट कैसे हुआ 1980s की बात। इकोनॉमिक पहले तो ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी फार्मर की चीज़ें उसको कुछ पॉलिसीज़ लगा करके उसके उनको फार्मर्स को निगलेक्ट कर दिया जाता था, ठीक है, ओके, चीज़ें नेगेटिवली ही जा रहा था। फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आया जिसके कारण हरित क्रांति, बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर मशीन, सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आई जिसके कारण बढ़े। बट ठीक तो हुआ, बेनिफिट तो हुआ, धीरे धीरे क्या होने लगा, मार्केट में फ्लक्चुएशन होने लगा, प्राइसेस कम होने लगा, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने लगा, न्यू पॉलिसीज़ बनाने लगा, जिसमें क्या हो गया, क्राइसिस बढ़ने लगा किसमें, फार्मर्स पे। क्या हुआ, इसी को देखते हुए क्या हो गया, जहाँ दिक्कत होगा डिमांड होगा, सरकार बात नहीं मान रही तो प्रोटेस्ट होगा, प्रोटेस्ट होगा तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, है ना। तो फॉर्मेशन डिमांड ऑफ फार्मर यूनियन, इंडियन फार्मर यूनियन, डिमांड होने लगा कि भाई साहब इंडियन फार्मर यूनियन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्लास में मॉनिटर होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में हो तो स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए ताकि स्टूडेंट को बात तक पहुंचाएं। इसी तरीके से सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसान यूनियन बनाया गया। तो इसीलिए बनाया गया ताकि किसान को वॉइस को पहुंचा सके। उनका क्या डिमांड था कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट परचेज प्राइस ऑफ वेट एंड शुगर केन, कि दाम भाई साहब बढ़ाओ, तो आप जो हमसे सामान ले रहे हो उसका थोड़ा सा दाम बढ़ाइए। गारंटी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट लो कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी सप्लाई होता था उसका थोड़ा सा लो कॉस्ट की, जिसका गारंटी थी। ये नहीं कि बस बोल दिए कि 15 लाख खाते में आएगा, अभी तक नहीं आया। रोस्ट कर रहे हैं, नहीं रोस्ट नहीं कर रहे, बस बता रहे हैं। विशेज वेरीज फ्रॉम स्मॉल एंड मार्जिनल, सॉरी, लोन वगैरह देने के लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को हम लोग क्या करेंगे, देना पड़ेगा। ये सारे उनके डिमांड्स थे, ठीक है। आपके भी डिमांड्स है कि 4 चक्का लेंगे, खुश तो देखो, खुश कितना। पेंशन स्कीम फॉर एज स्कीम, ठीक है, पेंशन लगा दिया कि इतने एज है तो आप एज स्कीम वाले मतलब कि पेंशन वगैरह दीजिए जो एजेड फार्मर है। जैसा भी होता है ना कि जो एज है तो उनको कुछ ना कुछ स्कीम के द्वारा, गवर्नमेंट स्कीम के द्वारा पैसे दिया जाता है। तो उसी तरीके का ये सारे डिमांड्स रखेंगे। फ्रीडम इन ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट अक्रॉस द स्टेट। क्या होता था कि आप, अभी भी तो होता है, जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हो तो टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरीके से आप भी अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो एग्रीकल्चर प्रोटेक्ट का, तो उसमें आपको फ्रीडम दिया जाना चाहिए, ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए, है ना। तो ये सारे डिमांड्स थे किनके, आपके हमारे किसान भाइयों की तरफ से, ठीक है, कि भाई साहब ये चीज़ें होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया जिसका नाम है भारतीय किसान यूनियन। और उसका चीफ कौन बनाएगा, प्रमुख उसको बनाया गया महेंद्र सिंह धोनी, नहीं जी, महेंद्र सिंह टिकैत को बनाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, ओके। और इसको और इसके साथ देने के लिए क्या था, युधिवीर सिंह को इनको साथ देने के लिए बनाया गया, ठीक है, ओके। किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट था, देखो फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड रैलीज के थोड़ा एक्शंस की बात कर ले, थोड़ा सा चीज़ें क्या क्या है वो बताते हैं। यहाँ से आपसे किसान यूनियन के बारे में ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, सब्जेक्टिव बहुत कम चांसेस। यहाँ दलित पैंथर्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। बाद बाकी ये सारे 2 नंबर के सब्जेक्टिव से, ठीक है। लास्ट में एक बार फिर से बता देंगे आपको। अभी चलते हैं प्रोटेस्ट एंड एक्शंस की बारे में बात करते हैं। फार्मर ने क्या यूज़ किया, रैलीज का इस्तेमाल किया, जेल भरो आंदोलन और बहुत सारे डिमॉन्स्ट्रेशन प्रेशराइज किया गवर्नमेंट को। इन जनवरी 1980 2000 फार्मर्स, लगभग 20,000 फार्मर्स गैदर मीटिंग के मेरठ पे, ठीक है, यूपी में, ताकि क्या कर सके, किसके अगेंस्ट, राइजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ते जा रहे थे उसके अगेंस्ट। दिस मूवमेंट सपोर्टेड बाय द ग्रुप लाइक शेतकारी संस्थान ऑफ महाराष्ट्र। देखो जब भी कोई आप किस गवर्नमेंट के खिलाफ कीजिएगा तो उसके जो अपोजिशन है वो आपको सपोर्ट में आएंगे, ठीक है। तो उससे 2 फायदा होता है, एक तो ठीक गवर्नमेंट का सपोर्ट भी कर रहे हैं, सॉरी मतलब आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम आपसे वोट ले लेंगे, है ना, ओके। आप बोलेगा बहुत अच्छा आदमी था यार, हम लोग का मदद किया था, ठीक है। तो आप भी एक क्या बोलते हैं, ह्यूमन हार्ट पिघल जाता है ना। तो वही वाला बात है कि आप उसको वोट दीजिएगा, तो वही वाली चीज़ है ना। तो बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह आए उनको सपोर्ट किए फार्मर्स को, ठीक है, ओके। क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रोल रहा डेमोक्रेसी में, इंडियन फार्मर यूनियन बिकम अ प्रेशर ग्रुप इन इंडियन पॉलिटिक्स, प्रेशर बना दिया, ठीक है। फार्मर्स लड़े, एक नेशनल स्पॉटलाइट बन गया, ठीक है, हाईलाइट बन गया, ठीक है।
आपका स्नैपचैट वाला स्पॉटलाइट नहीं है, ठीक है। फोर्स द गवर्नमेंट टू कंसीडर, फोर्स किया गया गवर्नमेंट को, और बेटर सपोर्ट प्राइस वगैरह, ये इम्पैक्ट पड़ा हम लोग का, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिसिटी, फार्मर लोन वगैरह सब चीज़ें मिला। ये दिखा दिया कि पावर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इन द डेमोक्रेसी सिस्टम। ये शो किया कि अगर पावर होता है पीसफुल प्रोटेस्ट में, ये नहीं कि आप बस हर बात में गन लेके पहुंच गए, हर बात पे लाठी लेके पहुंच गए, ये बात नहीं, ठीक है। आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं, इसका पावर दिखाने के लिए, द पावर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम में शांति के साथ अगर कुछ भी करते हैं तो वो सही होता है। अब आते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है 2 नंबर के लिए। 80 से 90% अगर क्वेश्चन बनाना हो तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत बार पूछता है, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, नाम से पता चल रहा है कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, हक है इन्फॉर्मेशन जानने का। देखो, RTI मूवमेंट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पीपल स्ट्रगल इन द डेमोक्रेसी। ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जाम्पल है। इट बीइंग इन लोकल प्रोटेस्ट एंड डेवलप इन a national wide demand for the transparency and accountability in the government। ये स्टार्ट हुआ था ऐसे लोकल प्रोटेस्ट से, लेकिन इतना डेवलप हुआ, इतना नेशनल वाइड डेवलप हो गया कि ये डिमांड ही बन गया कि भाई साहब अब होना चाहिए। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि सरकार जो भी कुछ कर रही है उसको पता आपको चलना चाहिए। कुछ भी कर रही हो सरकार, उसको आपको जानने का हक बराबर है कि ये कहाँ यूज़ हो रहा है, हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। ये सारी चीज़ें राइट टू इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बारे में जानना है, तब बोलिए मेरे पास हक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, हम इसके बारे में जान सकते हैं ये क्या यूज़ हो रहा है, क्या कब तक इसका डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ डेट है, मतलब एक्सपायरी डेट है, ये आपके हक में है ना। इसी को बोलते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ये स्टार्ट हुआ आपके तहसील भीम तहसील राजस्थान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक्ट भी अभी आएगा, बताते हैं। फिलहाल यहाँ ओरिजिनेट कहाँ हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन है कहाँ से स्टार्ट हुआ, राजस्थान। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन बनाना हो तो 90% ऑप्शन राजस्थान देगा, बट अगर थोड़ा सा घुमा के बनाना हो, हार्ड बनाना हो, तो तहसील आपको भीम तहसील देगा, छोटा भीम, ठीक है, याद रख लेना, ठीक। ओके, देन नेक्स्ट इसमें क्या हुआ था, विलेजर्स जो थे वो डिमांड के कॉपीज ऑफ सैलरी पेमेंट बिल। उन्होंने डिमांड किया कि भाई साहब हमको फोटो कॉपी दो सैलरी पेमेंट बिल का, ठीक है, ताकि तुम हो सकता है ज़्यादा हमसे ले रहे है ना। ओके, सस्पेक्टिंग corruption and wages irregularities, the initial demand for access basic information from the administration, basic आप इंफॉर्मेशन के लिए सिंपल सा ले रहे थे, बट उन्होंने मना कर दिया। बट एक ऑर्गेनाइज ग्रुप बनाया गया कि भाई साहब नहीं दिया जा रहा, तो एक बड़ा सा एक इशू बन गया। बात करें 1944 से लेकर के 1960 से, और इतने ज़्यादा ये मूवमेंट गेन स्ट्रेंथ किया, प्रेशर पड़ा इतना ज़्यादा गवर्नमेंट पे कि एक बना ही दिया गया, जिस तरीके से आपका पंचायत राज एक्ट आया उसी तरीके से, ताकि सारी चीज़ें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी प्रोवाइड कर दिया जाए। इसका नेशनल वाइड इम्पैक्ट क्या पड़ा देख लेते हैं। यहाँ से इम्पैक्ट है, नेशनल इम्पैक्ट क्या क्या पड़ता है फटाफट बात कर लेते हैं। देखो, 1996 नेशनल RTI, नेशनल राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ये कमेटी बनाया गया कहाँ पे, दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब, 1966 में RTI, या फिर आप याद रखना नेशनल RTI कमेटी कब फॉर्म किया गया, तो 1996 कहाँ पे, दिल्ली में, ठीक। 2002 में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल पास किया गया, ठीक है, बट ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहा, ठीक है, बट फिर भी एग्जामिनेशन अगर हार्ड क्वेश्चन बनाना हो तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन बिल कब पास किया गया, 2002 में। फाइनली फिर 2004 में एक राइट RTI बिल बनाया गया, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, प्रेजेंट किया गया 2004 में, लेकिन RTI एक्ट पास हुआ 2005 में। फिर गिविंग सिटीजन लीगल राइट टू एक्सेस गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, फिर क्या क्या एक एक्ट में पास कर दिया गया 2005 में कि सिटीजन को लीगल राइट एक्सेस होना चाहिए गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन का। ये सारी चीज़ें हैं। अब तुम ये सोचोगे कि आगे क्या प्लान है, क्या किसको क्या करना हो, वो तो प्लान तुमको बताएगा ना, बट जो लीगल चीज़ें हैं, लीगल राइट्स हैं, वो एक्सेस कर पाए गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन पर, ठीक है, कौन, सिटीजन। तो कब पास हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2005, बट 4 को प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, ठीक है। और 1996 को आपका RTI क्या हुआ, कमेटी फॉर्म हुआ कहाँ पे, दिल्ली में। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट्स हैं। अगर सब्जेक्टिव में पूछता है तो तुम इस तरीके से चीज़ों को लिखना।
कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की बात करें तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट एक मूवमेंट था जो ग्रास रूट से स्टार्ट हुआ, कैंपेन से स्टार्ट हुआ, जो बहुत ज़्यादा सिटीजन किस लिए ट्रांसपेरेंसी बना रहे, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रहे, पारदर्शिता बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ओके, गवर्नमेंट में ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2005 में एक्ट आया। और ये चीज़, ये वाला लाइन तुम ऐड कर देना तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। कौन वाला, यहाँ से कि ऑरिजिन ऑफ मूवमेंट कहाँ से, आपका राजस्थान से, और क्या ऑब्जेक्टिव था, ताकि गवर्नमेंट क्या कर सके, क्या ऑब्जेक्टिव था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, 2 नंबर का, टू मेक गवर्नमेंट फंक्शन मोर ओपन एंड ट्रांसपेरेंसी अलाउंग टू सिटीजन एक्सेस इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसीज एंड डिसीजन। ये क्या बनाता है, गवर्नमेंट जो भी फंक्शन करता है जो ये ओपन हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि यहाँ दिखे जनता को भी कहाँ क्या चीज़ें हो रहा है, सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिले, पॉलिसीज़ वगैरह, डिसीजन वगैरह। सिंपल सा बात है, कोई एक डिसीजन आपसे छुपके से पास कर दिया गया तो फिर आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओगे कि नहीं, हम लोग से पूछिए कि ये है ना। तो वही वाला चीज़ है, टू एक्सपोज करप्शन, करने अंदर अंदर करप्शन हो रहा तो इसको एक्सपोज करने के लिए, मिसयूज ऑफ पावर्स के लिए, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के लिए, ठीक है, और ये पब्लिक ऑफिस के लिए इसका इस्तेमाल का ये ऑब्जेक्टिव था राइट टू इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, इनकरेज इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग, पब्लिक डिबेट, ठीक है, ये क्रिटिकल इशूज़, प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इन्फॉर्मेशन टू द सिटीजन, ये सारे क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स थे। इम्पॉर्टेंट है अगेन कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट और आपका ऑब्जेक्टिव, राइट टू ऑब्जेक्टिव क्या था राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है 2 मार्क्स में, तो आप इसको अच्छे से थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब आते हैं कुछ कुछ स्ट्रगल्स जो हमारे आसपास की कंट्रीज़ ने किया है। ठीक है, मास स्ट्रगल थोड़ा थोड़ा हम लोग देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए आते हैं, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव के अभी आते हैं, जो भी चीज़ें आते हैं उसको ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग फटाफट से पॉलिटिकल वाली चीज़ें में आ जाएंगे। तो आज इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। अभी बहुत सारे हम लोगों को पेजेस और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ से भी बहुत सारे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनेंगे, उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के टेक केयर, थैंक यू सो मच। इसलिए क्योंकि मैं आउट ऑफ जहाँ भी हूँ, तो यहाँ वीडियो शूट करना थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए मुझे ये पार्ट यहीं पर रोकना पड़ रहा है, बट आगे कंटिन्यू रहेगा। तब तक पार्ट 1 उसको देख लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से बता दें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑरिजिनेटर वगैरह ऑब्जेक्टिव के लिए, किसान यूनियन ऑब्जेक्टिव के लिए, ये 2-2 नंबर का मामला है, ये सारे 2 नंबर का, ये 2 नंबर का, 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। स्टूडेंट मूवमेंट और रीजन वाला, ये 2 नंबर का। ठीक है, जनरल इलेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके ऑब्जेक्टिव्स में आ जाएंगे। अभी और जो चीज़ें हैं, मास स्ट्रगल से क्या समझते हैं, 2 नंबर, क्या रोल रहता है मास स्ट्रगल का, 2 नंबर। ठीक है, ओके, ये सारी चीज़ें हैं 2 नंबर की। इसके बाद ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, अभी और भी कौन पार्टी कब बना, किसके साथ ज्वाइन हो गया बना, कितने सीट्स मिलेगी, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग को पढ़ना बाकी है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थोड़ा सा चीज़ें मेरे अभी हिस्से में नहीं चल रहा है, इसलिए वीडियोज़ बंद करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच।